हम सोच भी नहीं सकते कि यूएस नेवी ने एक ऐसा शिप बनाया जो पानी पर नहीं बल्कि लिटरली उड़ सकता था। स्पीड इतनी कि दुनिया हैरान रह जाए। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ उस इंजीनियरिंग मार्वल का? यूएस नेवी का ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। एक गलती और सब कुछ खत्म। 1959 के ज़माने में यूएस नेवी ने एक ऐसे शिप का टेस्ट शुरू किया जो न तो दुनिया ने कभी सोचा था और न ही कभी देखा होगा। सोचो, एक शिप जो सिर्फ पानी पर तैरता नहीं था बल्कि लिटरली फ्लाई कर सकता था। हाँ, एक ऐसा शिप जो पानी के ऊपर उड़ सकता था और इतनी हाई स्पीड से चल सकता था कि वो उस वक्त इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था तब कुछ ऐसी मुश्किलें सामने आईं जो इस प्रोजेक्ट की रुकावट बन गई। आखिर क्या हुआ उस फ्लाइंग शिप का? क्या ये शिप जो एक इंजीनियरिंग मार्वल थी अपने मकसद में कामयाब हो पाई? और क्यों ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया को बदल सकती थी फेल हो गई? तो चलिए हम इन सब सवालों का जवाब गहराई से समझते हैं आज की इस पूरी वीडियो में। 1960 का ज़माना यूएस नेवी के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। नेवी उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स थी जो दुनिया के किसी भी कोने में अपना असर छोड़ सकती थी। लेकिन एक नया और डरावना खतरा सामने आ रहा था, सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ये सबमरीन्स ज़्यादा तेज़ी से बनाई जा रही थीं, ज़्यादा एडवांस्ड हो रही थीं और उनकी तादाद भी बढ़ रही थी। नए सोवियत मॉडल्स जो बन रहे थे वो पानी के नीचे 41 नॉट्स की स्पीड तक पहुंच सकते थे, जो अराउंड 75 किलोमीटर पर आवर होती है। इस स्पीड पर ये सबमरीन्स आसानी से यूएस फ्लीट्स का पीछा कर सकती थीं और टॉर्पीडो सैरी से भी ज़्यादा तेज भाग सकती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सबमरीन्स इतनी गहराई में डाइव कर सकती थीं कि इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल बन जाता था। यानी अगर सोवियत सबमरीन्स ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने का सोचा तो वो बिना किसी वार्निंग के डेवस्टेट कर सकती थी। यूएस नेवी के ट्रेडिशनल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स सोफिस्टिकेटेड सोनर सिस्टम्स का इस्तेमाल करके इन सबमरीन्स को ट्रेस करने की कोशिश करते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, स्पीड। यूएस के ये ट्रेडिशनल शिप्स सोवियत सबस के मुकाबले में काफ़ी धीमे साबित हो रहे थे। इसलिए नेवी को कुछ नया, कुछ ज़्यादा तेज़ और एडवांस्ड चाहिए था, कुछ जो इन सबमरीन्स के खौफ को इफेक्टिवली टैकल कर सके। हाइड्रोफॉयल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। इसका बेसिक आइडिया था अंडर वाटर फॉइल्स का इस्तेमाल जो शिप को पानी के ऊपर लिफ्ट कर देती थीं, जिससे ड्रैग कम हो जाता और स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ जाती थी। इस आइडिया का फर्स्ट वर्जन 1906 में एक इटालियन इंजीनियर ने डेवलप किया था और उस वक्त के लिए ये एक काफ़ी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फिर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया और एक ऐसा हाइड्रोफॉयल डेवलप किया जो अपने वक्त के मरीन स्पीड रिकॉर्ड्स को तोड़ने तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शांत पानी में इफेक्टिव थी, जैसे लेक्स और वाटरवेज। लेकिन नेवी को कुछ ऐसा चाहिए था जो ओशन में स्टॉर्मी कंडीशंस में भी परफॉर्म कर सके। 1960 तक इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी थी और नेवी को लगा कि ये हाइड्रोफॉइल्स उनका जवाब हो सकता था। इनकी स्पीड और पानी के रफ कंडीशंस में स्टेबिलिटी के कारण ये सोवियत सबमरीन्स का पीछा करने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकती थी। 1970 तक यूएस नेवी ने 4 प्रोटोटाइप हाइड्रोफॉइल्स डेवलप किए थे। इनमें सबसे प्रोमिनेंट डिजाइन्स थे यूएसएस हाई पॉइंट जो 1 से 10 टन का वेसल था और प्लेन व्यू जो 320 टन का दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोफॉइल था। ये शिप्स नेवी के नए मिशंस के लिए टेस्ट किए गए। नेवी के इंजीनियर्स इनको एक्सट्रीम ओशन कंडीशंस में टेस्ट कर रहे थे जहां सीवियर स्टॉर्म्स भी थे। प्लेन व्यू को स्पेशली इस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था कि ये हाई स्पीड्स पर ऑपरेट करे और साथ ही इन सोवियत सबमरीन्स का पीछा कर सके। इस शिप में जो टेक्नोलॉजी थी वो हाईली एडवांस थी। जब ये लो स्पीड्स पर चलती थी तो एक नॉर्मल शिप की तरह दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही हाई स्पीड मोड एक्टिवेट होता तो इसके फॉइल्स हाइड्रोलिक सिस्टम से नीचे जाते और 14,000 हॉर्स पावर के गैस टरबाइंस एक्टिवेट हो जाते जो इसको फाइटर जेट्स की तरह बूस्ट देते थे। ये टरबाइंस शिप को अप टू 50 नॉट्स तक की स्पीड पर ले जा सकते थे जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती थी। ये यूएसएस प्लेन व्यू का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी अपने वक्त से काफ़ी आगे था। एक शिप जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी पर उड़ सकता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी हाई स्पीड शिप्स सोवियत सबमरीन्स का पीछा करने के लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन होती?
या कुछ और ही अप्रोच ज्यादा सही होती? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा। लेकिन हर प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस आते हैं और प्लेन व्यू भी इनसे बचा नहीं रहा। 1965 में प्लेन व्यू का लॉन्च हुआ, लेकिन टेस्टिंग में कई मैकेनिकल इश्यूज सामने आए जो पहले ही फिक्स किए जा सकते थे। 1969 तक ये प्रोजेक्ट 3 साल लेट हो चुका था और इसका बजट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। स्पीड टेस्ट के दौरान कई डिफिशिएंसीज सामने आई जो फिक्स होने में काफी टाइम और रिसोर्सेज लग गए। प्लेन व्यू को रफ सीज में टेस्ट करना नेवी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना और ये क्लियरली दिखने लगा कि इस टेक्नोलॉजी को परफेक्टली फंक्शन कराने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हर टेस्ट के बाद एक नया मैकेनिकल या इंजीनियरिंग इश्यू सामने आता और ये प्रॉब्लम्स फिक्स करते करते प्रोजेक्ट और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। 1974 में नेवी ने प्लेन व्यू को एक फाइनल ओवरहॉल के लिए ड्राई डॉक में भेजा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक काफ़ी रिसोर्सेज और टाइम लग चुका था और काफ़ी लोग इंटरेस्ट खो चुके थे। हाइड्रोफॉयल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा ड्रॉबैक था इसका वेट और एल्यूमिनियम हल्स का एक्सपेंसिव होना। प्लेन व्यू का कॉस्ट बहुत हाई था और इसका परफॉर्मेंस अब भी एयरक्राफ्ट्स जितना एफिशिएंट नहीं था। इस समय तक नेवी को ये लगने लगा था कि एयरक्राफ्ट्स सबमरीन वॉरफेयर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है, इसीलिए लार्ज स्केल हाइड्रोफॉइल्स का कॉन्सेप्ट अबैंडन कर दिया गया। यूएस नेवी ने छोटी हाइड्रोफॉइल्स जैसे कि पेगासस क्लास शिप्स को कोस्टल पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी सिर्फ 6 शिप्स तक ही लिमिटेड रहीं और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इन्हें सिर्फ 10 साल के अंदर रिटायर कर दिया गया। 1960 में फेथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अपने पीक पर थे और नए और फैंटास्टिकल कॉन्सेप्ट्स का सिलसिला चल रहा था जो हमें और तेज सफर करने का मौका देते। एक ऐसा आइडिया जो सच होने के करीब लगता था वो था सुपरसोनिक ट्रैवल। बिलियंस का इन्वेस्टमेंट नए एयरलाइनर्स की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगाया गया जो साउंड की स्पीड से 2 या 3 गुना तेज चल सकते थे। इन एयरलाइनर्स की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में कम से कम 1 दिन में राउंड ट्रिप करना मुमकिन हो सकता था। आखिर में प्लेन व्यू और ऐसी हाइड्रोफॉयल प्रोजेक्ट्स के साथ एक ही चीज सामने आई, आइडियाज और सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी और ग्राउंड रियलिटी उन सपनों से मैच नहीं करते प्रोजेक्ट्स फेल हो सकते हैं। हाइड्रोफॉइल्स एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट थे, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस ने इस टेक्नोलॉजी को हर जगह फैलने से रोका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मिस्ट्रीज वीडियो के लिए क्लिक मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्रीज पसंद है तो राइट वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें हम बात करते हैं एक ऐसी फ्लाइट की जो 239 पैसेंजर्स के साथ हवा में गायब हो गई और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। अगर आप उस दिन की असली कहानी जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मैं वहीं मिलूंगा। बाय बाय।